अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वोटों की खरीदो फरोख्त की मुतनाज़ वीडियो सामने आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी है। कमेटी में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी और वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि कमेटी क्या करेगी? वोट बेचने की तहकीकात करेगी तो किस तरह करेगी? क्या इस बात की तहकीकात की जाएगी कि पैसे देने वाला कौन था? ये मालूम करने के लिए इस कमेटी का मैंडेट क्या होगा और टारगेट क्या होगा? कमेटी की तहकीकात का दायरा कार क्या होगा? 2018 के सेनेट इलेक्शन में पीटीआई अरकान को जो इजाफी वोट मिले, क्या इसकी भी तहकीकात की जाएंगी? कमेटी की तहकीकात का तरीकाकार क्या होगा? क्या वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा? क्या कमेटी के पास इस तरह के तहकीकात करने के लिए मतलूबा अहलियत मौजूद है? कमेटी कब तक अपना काम मुकम्मल कर लेगी? क्या तहकीकात के नताइज अवाम के सामने लाए जाएंगे? क्या तहकीकात के बाद कोई कार्रवाई भी की जाएगी? क्या कार्रवाई की जाएगी? किस तरह की जाएगी? ये सब सवाल हैं जो कमेटी का ऐलान किए जाने के बाद पैदा होते हैं। वीडियो सामने आने के बाद से हुकूमत और वीडियो में जो अरकान नजर आ रहे हैं, इनकी जानिब से अब तक 9 मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ चुके हैं। आज वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात के बाद इन्हें अरकान की जानिब से पैसे लेने की वीडियो दिखाई तो गई थी, लेकिन इस हवाले से ये वीडियो इनके हवाले नहीं की गई थी। जबकि वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि वोट बेचे जाने की वीडियोस एक से ज्यादा हैं। जो वीडियोस सामने आई हैं वो मुख्तलिफ हैं और जो वीडियोस इमरान खान ने देखी थी वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर ये खरीदो फरोख्त हो रही थी, उन लोगों ने वो वीडियोस बनाई, हमारी पोजीशन में वो वीडियोस 1 है, 5 है, 10 हैं, किसी के पास 50 हैं, हमें तो पता नहीं क्योंकि वो हमने नहीं बनाई। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उस टाइम सबूत देखे वो डेफिनेटली ये नहीं थे। जरूरी नहीं कि उसकी वीडियो ही दिखाई गई, उसमें से स्नैप्स भी दिखाई जा सकती हैं। शहबाज गिल से सवाल किया गया कि वो कौन था जो इतना रिसोर्सफुल था कि वीडियोस बनाता रहा और फिर वीडियोस इमरान खान तक कैसे पहुंची। इसके जवाब में शहबाज गिल साहब ने वीडियो बनाने वाले और भिजवाने वाले की शनाख्त खुफिया रखने पर इसरार किया। ये अब आपको हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसने गुड फेथ में दी, विसल ब्लोअर हो, आप क्यों उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करवाना चाहते हैं विसल ब्लोअर की, ताकि ये इतनी बड़ी बड़ी जो माफियाज है कल को उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। 3 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि वीडियो में वोट फरोख्त करने वाले पैसे गिनते हुए नजर भी आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कहा उन्होंने कोई ऐसी वीडियो देखी ही नहीं, जबकि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि बयान बेशक यही है कि इमरान खान ने वीडियोस देखी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वाकई देखी हो। मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा, आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। कई बातें होती हैं जो कि आपके जो बड़े कंफर्म सोर्सेज से आपको पता चलता है तो आप उसका जिक्र करते हैं, और अगर उन्होंने जिक्र किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो वीडियो भी देखी थी। वीडियो में जो अरकान असम्बली नोट वसूल करते नजर आ रहे हैं, इनके बयानात भी मुख्तलिफ हैं। उबैदुल्लाह मायार कहते हैं वीडियो तो दुरुस्त है, लेकिन ये पैसे परवेज खटक और असद कैसर ने दिए और स्पीकर हाउस बुला कर दिए। जाहिद दुरानी कहते हैं परवेज खटक ने सेनेट के टिकट कई करोड़ में फरोख्त किए और इनमें से चंद करोड़ अरकान तक भी पहुंचाए गए। जबकि पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह बाचा और तहरीक इंसाफ के सरदार इदरीस ये वीडियो तस्लीम करने से ही इनकारी हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि वीडियो असल नहीं है बल्कि एडिट की गई है। फुटेज नजर आ रही है सर, आप पैसे पकड़ते हैं वहाँ पे फुटेज के अंदर। यार क्या बात करते हो आप, गौर से देखो, मेरी तस्वीर ही नहीं है वो किसी ने एडिटिंग करके वहाँ पे लगाई, उन्होंने खुद लगाई है तस्वीर। अब इतने सारे मौक़िफ़ के होते हुए कमेटी सच और झूठ का पता कैसे चलाएगी, ये पूछेंगे कमेटी के रुकन और वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। तो सर तरीक़ाकार क्या होगा सर आपकी तहकीकात का? क्या आप उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने पैसे दिए या जिन्होंने लिए, उनसे तहकीकात की जाएंगी? आपका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा? 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि कमेटी की मीटिंग जो है वो परसों होगी पहली, तो उसमें डिसाइड करेंगे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसके क्या बनाएं और प्रोसीड आगे कैसे करें। लेकिन अभी जो 2-3 चीज़ें बड़ी वाजे हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें पैसे लेने वाले बड़े वाजे हैं और जो तमाम चेहरे हैं वो पहचाने जा सकते हैं, और ये लीड करता है क्रिमिनल केसेस की तरफ, उन लोगों की तरफ जो कि पैसे लेके अपने वोट बेच रहे हैं। अब वो क्रिमिनल केसेस किसने हैं? वो क्रिमिनल केसेस जो हैं FIA को जाने चाहिए
या नैब को जाने चाहिए या कि लोकल पुलिस जो है वो इसको करेगी। सो पहली तो ये एक स्ट्रैटेजी जो है वो इवॉल्व होगी कि इनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा ये है कि देखिए वो सेनेटर्स कौन से हैं जिन्होंने इनके वोटों से बराह रास्त फायदा हासिल किया। क्या वो लोग जो कि पैसे दे के सेनेट में बने हैं, क्या उनका हक है कि वो ऐवान बाला के रुकन रहें? तो दूसरी ये है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना जरूरी है कि वो किस तरह से इन लोगों के से पैसे दे करके वोट बने। यानी जो पैसे लेने वाले तो पकड़े गए हैं, पैसे देने वालों को पकड़ना है, वो भी इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ फिर आर्टिकल 63 में जो है वो कार्रवाई होगी और ज़ाहिर क्रिमिनल कार्रवाई भी जो है दैट शुड फॉलो। तो ये वो चीजें हैं जो कमेटी देखेगी और इस पे आगे बढ़ेगी। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी ऐसे लोगों के खिलाफ। सर ये वीडियो से ये तो साबित होता है कि पैसे ये लोग ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पैसे किस मद में ले रहे हैं ये हर किसी का अपना अपना मौकफ है। तो सर ये कैसे साबित होगा कि इन्होंने वोट भी किसी और को दिया या वोट नहीं दिया? ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज, आप वकील हैं, मुझे बेहतर जानते हैं। पैसा लेना साबित हो रहा है वीडियो से, लेकिन वोट इन्होंने दिया या नहीं दिया वो साबित कैसे होगा? वो तो खुद एडमिट कर चुके हैं, जो 2 MPs हैं उन्होंने तो खुद एडमिट कर लिया है कि उन्होंने जो है वो पैसे लिए, और बाकी जो हैं वो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी तो बाकी सबूत भी सामने आ जाएंगे कि किसने कैसे लिए और किस मद में लिए। इन्वेस्टिगेशन का मतलब तो यही है ना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो बाकी एविडेंस भी आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आपको भी पता है, हमें भी पता है, इन्होंने कोई जो है वो ये रेवड़ियां तो नहीं बेच रहे थे ना जिसके लिए करोड़ों रुपया ले रहे थे। जाहिर है ये पैसे ले रहे थे, उस वक्त ले रहे थे और इसी काम के लिए ले रहे थे। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन सबूत भी आ जाएंगे, उसमें गवाहान भी आ जाएंगे। जो बाकी आप जो समझ रहे हैं कि क्रिमिनल केस के लिए जो एक सील बंद एविडेंस होनी चाहिए वो भी इंशाल्लाह मौजूद होगी। कोई ऐसी बात नहीं, ये सारे लोग जेल जाएंगे। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ रहा है कि जो लोग पैसे लेने को एडमिट कर रहे हैं वो उसकी रीजन कोई, लेट से अब यहाँ पे कुछ आपके जो थे पीटीआई के वो कहते हैं जी हमें परवेज खटक ने पैसे दिए, स्पीकर हाउस में बैठ के पैसे दिए और किसी और इस मकसद के लिए नहीं दिए, वो इस मकसद के लिए दिए ताकि हम इंटैक्ट रहें, और हमें ऑफर किए गए, हमने लिए नहीं, हमें दिखाए गए पैसे बट वी डिडंट टेक इट। सर ये कैसे साबित होगा? इन लोगों का मौकफ कैसे गलत साबित करेंगे आप? देखिए पहली बात यह है कि या तो ये लोग फिर हम सबको बहुत ही बेवकूफ समझते हैं, या उनका ख्याल है कि ये पाकिस्तान सारी कोई अंधों की बस्ती है। ऐसा नहीं है, ये लोगों की जो अकल है उसके ऊपर मजाक तो नहीं बनाना चाहिए हमें। दूसरी बात ये है कि इनकी ये जुर्रत कैसे हो कि ये किसी पे ये इल्जाम लगाएं, इनकी औकात क्या है कि ये किसी पे इल्जाम लगाएं। इतने जो बेशरम लोग हैं जो कि बैठे हुए सदियां पैसों के गिन रहे हैं और वो कन्वीनियंटली कह रहे हैं कि जी नहीं ये ऐसे नहीं था जी, हमें तो खट्टर साहब ने, कैसर साहब ने दे दिए थे। यानी असद कैसर साहब ने और परवेज खट्टक साहब ने इन्हें जो है ये पैसे दिए कि वो इस तरह करें कि वो जाके उनके खिलाफ वोट डाल दें। इसलिए तो जाहिर है कि ये तो बहुत ही मज़ाक़ा खेज बात है, और ये इतनी मज़ाक़ा खेज बात है कि इसको डिस्कशन में भी नहीं लाना चाहिए। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे एक और सवाल उठता है आपकी इसी गुफ्तगू से। आपने इनको ये भी कहा कि बेशरम लोग हैं, क्रिमिनल लोग, या जो भी कुछ कहा, तो सर आपको नहीं लगता कल को वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं कि वो कमेटी और कमेटी के एक बड़े अहम मेंबर यानी आप पहले से ही राय कायम किए हुए हैं कि ये बेशरम हैं, ये क्रिमिनल हैं, तो आपसे वो इंसाफ की तवक्को कैसे रख सकते हैं? डेफिनेटली आप इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे और इनको भी सुनेंगे, इनका मौक़िफ़ भी सुनेंगे, मगर चूंकि आप माइंडसेट बना चुके हैं कि ये बेशरम और क्रिमिनल लोग हैं, तो ये फिर इंसाफ कैसे मिलेगा इनको? नहीं, इन लोगों के खिलाफ तो कोई ये हमने कमेटी कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो नहीं बनाई कि इन लोगों ने पैसे लिए या नहीं लिए हैं। वो तो बिल्कुल सामने है कि इन्होंने पैसे लिए, और ये तो बिल्कुल सामने है कि इन लोगों ने जो है वो पाकिस्तान के लोगों के और ऐवान बाला में जो बैठे हुए हैं, हमारे जो मुंह है उनके ऊपर थप्पड़ मारा है। इनके ऊपर क्या, इसके ऊपर क्या तहकीकात करनी है? तहकीकात ये जो कमेटी बनी है इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि हम इन लोगों को बुला बुला के सुनेंगे, और ना ही इनको सुनना चाहिए। अच्छा, ये लोग हैं, अच्छा, इनको हमने तो ये तय करना है कि ये कमेटी ने ये तय करना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई किस फोरम ने करनी है। पुलिस ने करनी है, FIA ने करनी है, या नैब ने करनी है? और दूसरी बात कि इनकी ये जो कभी हरकत है उससे फायदा किसको हुआ, ये चीजें हम देखेंगे। ये थोड़ा ही है कि इन लोगों की सफाई कौन देखेगा। मतलब जो लोग कुरान उठा जाए आपके सामने, मीडिया के सामने,
और उसके बाद आप वीडियो में उनके चेहरे देख लेंगे, वो भी पैसे ले रहे हो, उनसे क्या आप उनसे मतलब और मजीद उनसे क्या पूछेंगे? इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक साहब कहते हैं, मेरे प्रोग्राम में आके उन्होंने कहा था कि गलबन दुरानी साहब थे मेरा ख्याल, उन्होंने कहा कि जी वीडियो जाली है, किसी और का चेहरा लगा दिया गया, मेरे चेहरे पे टेम्पर किया गया। खैर ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी। अच्छा सर, ये सरदार इदरीस ने कहा था एग्जैक्टली, ये 2018 के जो सेनेट इलेक्शन हुए थे उसमें जो पीटीआई के एक्स्ट्रा वोट गए थे, यानी आप यूं देख लें कि चौधरी सरवर साहब को पंजाब में एक्स्ट्रा वोट मिले, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा वोट मिले, तो उनकी भी तहकीकात होंगी? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपके खिलाफ पंजाब में सरवर साहब को जो लोग जानते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि उनके क्या ताल्लुकात हैं, और आज भी अगर वो खड़े हो जाएं तो आज भी उनको जो पूरे राई है ना पंजाब में, वो सरवर साहब के अलावा कहीं वोट नहीं देंगे। और आर्टिकल 63A अप्लाई नहीं होता सेनेट के इलेक्शंस में। सो चौधरी सरवर साहब के वोट एग्जैक्टली पता है कि किस किस ने दिए थे, क्यों दिए थे, और उसके ऊपर उनको जो है वो बरादरी, ताल्लुक, जाती रिश्ते, वोट देने वाले सारे अराई थे सर, जितने एमपीएस थे। मेजर पार्ट जो था उनको वो अराई, हमेशा उनको जो है चौधरी सरवर साहब लीडर है अराइयों के और हमारे लीडर हैं, तो जाहिर है उनको वोट मिलता है। और आज भी मैं आपको ये बता दूं, आज भी चौधरी सरवर साहब अगर खड़े हो जाएं तो नून लीग के बहुत सारे वोट उनको मिल जाएंगे, क्योंकि रिश्ते होते हैं ना, ताल्लुक होते हैं, दोस्तियां होती हैं। अगर मसलन मैं आज इलेक्शन लड़ूंगा सेनेट का पंजाब से, तो पीएमएलएन के कई जो एमपीएस हैं, 8-10 से 15-20 एमपीएस जो हैं, वो मुझे वोट करेंगे, क्योंकि मेरा उनसे ताल्लुक है 10-10, 15-15, 20-20 साल का ताल्लुक। ये एक रियलिटी आप ठीक कह रहे हैं, इससे डिफर नहीं किया जा सकता, ये पाकिस्तान के कल्चर की रियलिटी है। लेकिन सर यही दलील अगर रुबीना खालिद और बहरामंद तंगई अपना लें कि जी हमें तो एक्स्ट्रा वोट इसलिए मिले क्योंकि हमारी एक अच्छी पीआर थी, हमारी बिरादरी, तो फिर वो भी सच साबित हो जाएगा। सही बात है, उनकी देखते हैं ना, उनकी पीआर ये थी जो इस वीडियो में आई है, या उनकी पीआर वो थी जो चौधरी सरवर साहब की थी। तो अगर चौधरी सरवर साहब वाली पीआर गेज कैसे करेंगे आप किसी को इसको आपने देखा ना, आपने कहा कि चौधरी सरवर साहब की पीआर को मैंने गेज कर लिया, आपने गेज कर लिया कि बड़ी अच्छी पीआर है, उनकी पीआर को गेज कैसे करेंगे? क्या पैमाना होगा आपके पास? नहीं, गेज पता चल जाएगा ना जब इन लोगों के आप फोरेंसिक कराएंगे और फोन फोरेंसिक्स आप लेके आएंगे, उनके लेके आएंगे, उस दौर को आप देखेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। 100 तरीके हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, इन्होंने परवेज खटक साहब पे इल्जाम लगाया, जिनकी वीडियोज आई, इनमें से 2 ने तो लगाया कि परवेज खटक ने हमें बुलाया था। परवेज खटक साहब से भी पूछा जाएगा कि भाई आपने कोई पैसे वैसे दिए थे? सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि हम इन लोगों की बातों के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी आदमी के ऊपर जो है कोई आप सोचें भी, ये सवाल ही आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब ये इनकी बातों के ऊपर ये सवाल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इनकी बातों को वजन दे रहे हैं। और उन लोगों की बातों को वजन देना जो कि पूरे मीडिया के सामने आके कुरान उठा जाए और बाद में ऐसे निकले, ये तो तौहीन है, पाकिस्तान के लोगों की तौहीन है, पाकिस्तान के मीडिया की तौहीन है। तो इन लोगों को इस तरह का कोई हक देना कि वो इस तरह से किसी के ऊपर भी इल्जामात आयद करे, वो इंतहाई नामुनासिब है। अच्छा, बिल्कुल। मैं आखिरी सवालों पे हूं चौधरी साहब। सर, ये आवाम जानना चाहेगी कि इस कमेटी की तहकीकात करने की कोई टाइमलाइन होगी, फिर क्या इस तहकीकात के जो भी नतायज होंगे उनको आवाम के सामने पब्लिक किया जाएगा, लाया जाएगा? पब्लिक तो खैर आपको पता है, हम हर कमेटी की रिपोर्ट करते हैं, और अभी पीटीआई ने ये रवायत डाली है कि हर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होती है, तो वो जाहिर है ये भी होगी। और इंशाल्लाह परसों इसका टाइमलाइन बनाते हैं, जब पहली मीटिंग हो जाती है, डॉक्टर मजारी और शहजाद अकबर साहब और मैं मिलेंगे, तो इंशाल्लाह इसकी एक टाइम फ्रेम बना देंगे। ठीक है, फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। एक जानिब सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ मुश्किलात में घिरती नजर आ रही है। इसे अपने ही अरकान से खतरा पैदा हो गया है। 3 मार्च को होने वाले इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ को अपने अरकान असम्बली की हिमायत की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस इंतहाई अहम मौका पर नाराज अरकान के ग्रुप सामने आ रहे हैं, अपनी शिकायत का इजहार कर रहे हैं। कुछ तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, कुछ तहरीक इंसाफ को छोड़ देने की धमकियां दे रहे हैं। अगर इन धमकियों को अमली जामा पहना दिया गया तो सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को नुकसान हो सकता है, इसकी अददी अक्सरियत मुतासिर हो सकती है। तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करने वाले रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी हैं, जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए, जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और इससे भी तशवीशनाक बात खुर्रम लगारी का यह दावा है कि इनके साथ मजीद 5 अरकान असम्बली भी पार्टी छोड़ देंगे। खुर्रम लगारी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, असल नाराज अरकान की तादाद कहीं ज्यादा है। जनवरी में खबरें आई थी कि 20 अरकान पंजाब असम्बली एक प्रेशर ग्रुप तश्कील दे चुके हैं।
इन्हें वज़ीर आला पंजाब से शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक नाराज रुकन ख्वाजा दाऊद सुलेमानी धमकी दे चुके हैं कि तमाम नाराज अरकान पंजाब असम्बली की नशिस्तों से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। हमारा 15 से 20 आदमी का एक ग्रुप है। ये हमारा वो ग्रुप है जो तकरीबन 1 साल से काम कर रहा है। इमरान खान हमारा हमें टाइम दे, हमारी बातें सुने, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पे कमेटी बना दे, कमेटी आके चेक कर ले कि पंजाब में हो क्या रहा है। करप्शन उरूज पे, लॉ एंड ऑर्डर उरूज पे, एहतजाजन वोट देने नहीं जाएंगे। सेनेट से पहले तमाम ग्रुप का जो फैसला हुआ उस पर कायम होके इस्तीफे दे दें। PTI के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज भी इस्तीफा देने का इंदिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो कोई काम नहीं कर पा रहे, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। उन्होंने ये भी कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना इंसाफ दे सकी, ना ही करप्शन खत्म कर सकी। सिंध असम्बली से भी PTI अरकान में दरारों की खबरें आ चुकी हैं। अपोजिशन लीडर ओहदे की फिरदौस शमीम नकवी से हलीम आदिल शेख को मुंतकली के दौरान ये इंकशाफ और इख्तलाफात मजीद बढ़ गए थे। सिंध असम्बली में हलीम आदिल शेख के मुखालिफिन ने अलग ग्रुप बना लिया था। फिरदौस शमीम नकवी ने भी वफाकी हुकूमत और वजीर आजम से शिकायत के बाद ही मुस्ताफी होने का फैसला किया था। एक बार नहीं 2 बार अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा दिया। इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। मैंने हायर मॉडल ग्राउंड को देखते हुए जब मैंने अपॉलजी लिखी थी उसके साथ ही मैंने अपना रिजिग्नेशन भी भेज दिया था। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ सिंध के अरकान सूबाई असम्बली, अरकान कौमी असम्बली और पार्टी रहनुमाओं में फासले बढ़ने की खबरें सामने आई थी। 7 अरकान असम्बली ने तो वफाकी वजीर अली जैदी के खिलाफ ही महाज बना लिया था। पंजाब की तरह सिंध के अरकान को भी अपनी हुकूमत और क़यादत से शिकायत है। नजरअंदाज किए जाने की शिकायत पर तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और जमात के बानी रुकन नजीब हारून ने भी कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। कराची जो मेरा शहर था, जहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसके जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त दलदल के अंदर फंस गए हैं, जैसे कि कराची को पानी चाहिए था और पिछले 1.5-2 साल से वो प्रोजेक्ट बिल्कुल रुका हुआ है। इसी तरीके से जो यहाँ पर ग्रीन लाइन है, चीजें हैं जो मैक्रो जो जिसे कहना चाहिए ना मेगा प्रोजेक्ट। कराची से ही MN ने आमिर लियाकत भी एतराज कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ ने कराची से वोट लेकर इसे भुला दिया। आमिर लियाकत ने तो वजीर आजम को अपना इस्तीफा भी पेश कर दिया था, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान भी वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। हमने वजीर आजम साहब को अपनी जो है ये एक शिकायत भी पहुंचा दी है कि हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा से भी तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें हैं। सूबाई वजीर आबपाशी लियाकत खटक वफाकी वजीर परवेज खटक पर अपने महकमे में मदाखलत का इल्जाम लगा चुके हैं। अगर इन इख्तलाफात को दूर न किया गया तो सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को मुश्किल हो सकती है। इस वक्त नाराज रुकन खुर्रम लगारी साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लगारी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आपके साथ लोग कितने हैं और आपने ये फैसला किया है, या आपने किसी मजबूरी में किया है, या आपको लगता है कि अब बस ठीक है बहुत हो गया अब आगे बढ़ना चाहिए? सर मैं वैसे अकेला सब पे हावी हूँ, माशाल्लाह सब पे भारी हूँ, क्योंकि यूथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और यूथ मेरे ख्याल में सब पे भारी ही होती है। और माशाल्लाह से मेरे साथ कुछ एडवाइजर्स भी हैं माशाल्लाह से, और MPs भी हैं जिन्होंने हलफ लिया हुआ है इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे। और सेनेट से फौरन पहले भी इंशाल्लाह। अच्छा, तो तादाद बता देना, काउंट बता दें कितना है। हम 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। जिस रूम में रिकॉर्डिंग हो रही है हलफ भी इसी रूम में हमने लिया था। और बताए हलफ क्या लिया था, क्या हलफ लिया था? भी हम एक दूसरे के साथी हैं कि अगर एक इशू है गवर्नमेंट के साथ तो सब उस पर राजी होंगे, सब उसके साथ देंगे, सब उस पर मुत्तफिक होंगे। अच्छा, तो क्या आपने पार्टी छोड़ने का फैसला आदमी तौर पे कर लिया है, या अभी भी दरमियाना रास्ता निकल सकता है? मतलब अगर आपके मुतालबात पूरे होते हैं तो क्या आप दरमियाना रास्ता निकल सकते हैं सिलसिले में? सर देखें, PTI का मतलब है यूथ की पार्टी, ऐसे था, यही नारा था। तो यूथ का है। आपसे एक सवाल है, वेयर इज यूथ? तो मुतालबा आपका क्या है फिर? अब मेरा मुतालबा देखे ना, मेरी बात आपसे करो ना, अवामी आपने क्या दराज की गवर्नमेंट से किया, गवर्नमेंट किसकी है? PTI की है। और PTI का मतलब क्या है? यूथ की पार्टी। यूथ की पार्टी क्या हम लोगों को सिर्फ धरने के लिए दौरान इस्तेमाल किया जाता है? हम लोगों को डंडे उठवाने के टाइम इस्तेमाल किया जाता है? हम लोगों को या सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर उठवाने के लिए भी जाओ वोटर निकलवा के वोट भुगतो? भाई हम इस यूथ इस्तेमाल होने के लिए आई हैं? आपके पाकिस्तान के पंजाब के
मिनिस्टर 8वीं फेल भी है, मिडिल पास भी नहीं है, मैट्रिक फेल है, उन लोगों को आपने मिनिस्ट्री दी हुई है। पंजाब के फैसले ये लोग करेंगे जो मैट्रिक फेल है। यार खुदा खौफी कर ले कुछ बात। एक हल्के में 70 अरब रुपए के काम हो रहे हैं, एक हल्के में 33 करोड़ रुपए का आप सिपर नहीं दे सकते हो। 77 अरब एक हल्के में, ये करप्शन नहीं है तो क्या है? हम तो खान के वीएन पे साथ आए थे, अब तो पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गए और क्या करें भाई। हम यूथ है, क्योंकि मुझसे मेरी यूथ सवाल करती है, भाई तू पाकिस्तान का सबसे छोटा एमपी है, तुझे यूथ बना के भेजा गया है, तूने हमारे साथ क्या किया है? यूथ सिर्फ इस्तेमाल हुई है। सॉरी भाई, मैं यूथ के साथ हूं। अगर आज मैं अपनी पूरे पाकिस्तान की आवाज, यूथ की आवाज बन के निकला हूं तो नसीब जो जहां तक ले जाएगा जाएंगे, फिर पीछे नहीं देखना इंशाल्लाह। और बाकी सेनेट के वोट की बात की। अच्छा, वैसे आप हल्के में फंड्स खाए जाने पर आप एतराज कर रहे हैं, आप जरा खुल के बताएं कि आपका इल्जाम किस पे है? वज़ीर आला पंजाब पे है, आप कह रहे हैं वज़ीर आला पंजाब करप्शन कर रहे हैं। तो मैं खुल के बात करूंगा भाई, मैं यूथ हूं, मैंने कोई करप्शन की है जो मैं खुल के बात ना करूं? मैं लड़का हूं, मेरे ऐसा कम है, इसलिए मुझे किसी का खौफ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। एक लड़के की क्या ख्वाहिश होगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिम्मेदारी पूरी कर सकता हूँ। बाकी ये वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा पैसा जाता जाएगा उतनी हवस बढ़ती जाती है। मुझे किस चीज की हवस, मैं खुद जिम्मेदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप मुझे खुल के बात करने वाली बात कर रहे हो ना, मैं खुल के बात ही बच गज के गढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 करोड़ रुपए की एक रोड वो पुल बन रही है डीजी खान में, डाट वाली पुल, सुना हुआ होगा आपने नाम शायद, डीजी खान में। उस सुना हुआ 1.5-2 अरब रुपए की वो पुल है जो 2 करोड़ रुपए की भी नहीं है। यू नो अब ये करप्शन किधर जा रही है? 182-80 एमपीएस है पीटीआई के, उनको 10 अरब रुपया दिया जाता है टोटल को। 182 एमपीएस को 10 अरब और एक हल्के में लग रहा है 77 अरब। वाई, ये करप्शन नहीं है तो क्या है? प्रूव इट। बहुत बड़ा इल्जाम है वैसे आप, बहुत बड़ा। अच्छा मैं बताएं, क्या आपने यही शिकायत, यही चीजें पार्टी फोरम पर आपने उठाई पहले, वज़ीर आला पंजाब तक आपने पहुंचाई ये बातें पहले? सर मैं 2.5 साल से उठा रहा हूं, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो भी जाके सीएम साहब से मिले हैं। आगे सीएम साहब कहते हैं जी छोड़े पड़े क्या काम करना है, वो कहते हैं ना कोई मरे या जी, हमारे तो 5 खड़े ना, इनकी वो मिसाल है। कुछ नहीं जानते। ठीक है लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में पाकिस्तान के बानियान के साथ क्या हो रहा है, बहुत कम लोग रह गए ऐसे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, भरपूर हिस्सा लिया, लेकिन अब उनके साथ रियासत पाकिस्तान का क्या रवैया है, यहाँ के इदारों का क्या रवैया है, जानकर आप भी दुखी हो जाएंगे। इस वक्फे के बाद बताऊंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान को बनाने वाले, पाकिस्तान के लिए लड़ने वाले, जान लड़ा देने वाले, जिंदगी के 40 साल पाक फजाइया को देने वाले जुल्म का शिकार हैं। निस्फ सदी से इंतजार की चक्की में पिस रहे हैं। 55 साल से इस्लामाबाद के तरक्याती इदारे CDA की बेहिसी का शिकार हैं। कायद आज़म के साथी और गोल्ड मेडलिस्ट और साबिका स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल रज़्ज़ाक तो CDA की चक्कर काटते काटते अपने प्लॉट्स का हिसाब और अपना हक मांगते मांगते दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन CDA के वही फेरे, वही चक्कर अब्दुल रज़्ज़ाक की 82 साला अहलिया का मुकद्दर बन चुकी है। जिस उम्र में इंसान को आराम करना चाहिए, इस उम्र में बेगम शाहिदा कौसर हुक्मरानों से अपीलें कर रही हैं। सदर, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस साहिबान से कई बार दरख्वास्त कर चुकी हैं कि उनके प्लॉट्स CDA से उनको दिलवाए जाएं। तहरीक इंसाफ के सरबराह सरगर्म कारकुन अब्दुल रज़्ज़ाक का, तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन अब्दुल रज़्ज़ाक, जिन्हें कायद आज़म से मुलाकात और खतो किताबत का शर्फ भी हासिल रहा, वो 40 साल तक पाक फजाइया का हिस्सा भी रहे, स्क्वाड्रन लीडर के ओहदे से रिटायर हुए, लेकिन उनकी इन तमाम खिदमात का सिला ये दिया गया कि CDA इनके 2 प्लॉट हड़प कर गया जो इनकी जिंदगी का कुल सरमाया था, कुल कमाई थी। उन्होंने 1963 में अपने और अपनी अहलिया के नाम पर 9 कनाल से जायद के 2 प्लॉट्स खरीदे तो वजीर आजम इमरान खान की रिहाइश बनी गाला के करीब ही थे। इन प्लॉट्स को CDA ने 1965 में मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के नाम पर एक्वायर कर लिया, हासिल कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया और वादा किया था कि इन्हें बदले में रिहायशी प्लॉट्स या ज़राई ज़मीन दी जाएगी। लेकिन 55 साल गुजरने के बाद भी एक मरला तक नहीं दिया गया। स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल रज़्ज़ाक ने 82 साल बेवा अपने हक के लिए जद्दोजहद करते करते बिस्तर से जा लगी हैं। इनसे ही जान हमने आज हम उनसे बात की, बहुत मुश्किल था उनसे बात करना क्योंकि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, वो इस वक्त बिस्तर अलालत पर है। तो उन्होंने क्या कहा ये जरा सुनिए। शाहिदा कौसर कई दफ़ा गए हम इस्लामाबाद, लेकिन वो कहते थे आपको हाथ आ जाएगा। बस यही कि इतनी मेहनत की उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, तो उन्होंने कहा नहीं मिल सका कुछ।
अभी तक यही कहते हैं बस खबर खात्मा आ जाएगा आपको। यही कुछ बेटा, मेरा बेटा भी इमरान है, आप मेरे बेटे जैसे हो, मेरा काम करवा दो। तो मेरी बेटी बगैर शादीशुदा है, शादी नहीं उसकी हुई। मैं उसके लिए चाहती हूँ कुछ हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार लेगी। या हमारे प्लाट दोनों मिल जाए तो बच्चों के भी सारे हिस्से होंगे उसमें। तो नहीं, अपना घर किसी का भी नहीं, एक ही घर है हमारा बस, जो हमने आके लिया था सऊदीया से। यही कि मेरा काम करवा दें, आपका भला होगा। आप जरा खुद इस बात का अंदाजा कीजिए, क्या इन खातून की ये उम्र है कि ये दर दर अपीलें करती फिरें? क्यों इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सकता? क्यों इंसाफ ऑटोमोटिव में क्यों नहीं होता है? क्यों इंसाफ के लिए इंसान को पहले बिस्तरे मर्ग पर जाना पड़ता है? और अक्सर तो ऐसा होता है कि भाई बिस्तरे मर्ग पे सांसें निकल जाती हैं और उसके बाद ये सीडीए जैसा इदारा जो वजीर आजम का घर रेगुलराइज कर सकता है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोर्ट ने कहा था कि ये उन तमाम उसूलों के बरखिलाफ बनी है जो सीडीए के उसूल है, मगर उनका घर रेगुलराइज हो सकता है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था, ये बानियान पाकिस्तान में से हैं। उनकी औलादें अगर आज पाकिस्तान में और इस पाकिस्तान में जबकि रियासत मदीना कायम होने जा रही है, अगर वो दर दर की ठोकरें खाएंगे तो फिर आपका मेरा वाली वारिस कौन होगा? फिर आप और मैं किसके पास जाएंगे? नाज़रीन, ऐसे लोगों के साथ अगर हमारा ये सुलूक होगा तो फिर आने वाली नस्लों को हम क्या पैगाम देंगे कि हमने अपने मोहसिनों के साथ कैसा सुलूक किया? यही सवाल हमने पूछा उनके बेटे से। बेटे हमारे साथ मौजूद है, बल्कि उनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नवासे हैं माजरत के साथ। खालिद मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूं कि आप भी कितनी इस वक्त तकलीफ में होंगे, लेकिन ये बताइएगा जो वादा आपसे किया गया, वादा किया क्या गया था? क्यों आपको प्लॉट नहीं दिया जा रहा? फिर आपने हर फोरम पर जाके अपनी दादरसी के लिए आपने आवाज उठाई, आपकी आवाज क्यों नहीं किसी ने सुनी? और जो सीडीए के एहलकार या अफसरान आपसे रिश्वत का मुतालबा करते हैं वो कौन है? क्या मुतालबा करते हैं वो आपसे? प्लॉट के लिए जब भी हम गए हैं उन्होंने यही कहा कि जी आपको घर पे खाता आ जाएगा। 2017 तक तो घर वाले नाना जी और नानी जी जाते रहे हैं और उसके बाद 2017 में मैंने जाना शुरू किया। फिर जब भी गए हैं इन्होंने यही कहा कि जी आपको घर पे खाता आ जाएगा, आप इंतज़ार करें। ये 50 साल से यही कहानी चलती आई है। तो उसके बाद हमने वज़ीर आज़म को दरख्वास्त दी, इमरान खान साहब को। उनके पब्लिक अफेयर के सेक्रेटरी मुनीर अहमद का ख़त आया जो कि उन्होंने सीडीए चेयरमैन को लिखा कि इस मसले को 15 दिन के अंदर रिजॉल्व करके इसका जवाब दे। तो उस बात को भी तकरीबन 7-8 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो उसके बाद जब भी सीडीए में जाते थे वहाँ पे उनके डायरेक्टर थे लैंड फरीदुद्दीन, वो कभी कहते थे जी आपको 9.5 कनाल के बदले 5 मरले मिलेंगे, कभी 10 मरले मिलेंगे। और दूसरे उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे इरफान साहब, वो भी इसी तरह से टाल मटोल कर रहे थे। मकसद उनका सिर्फ यही था कि परेशान किया जाए। इरफान साहब ने तो हमसे ओरिजिनल फाइलें भी रिसीव कर ली कि जी आपको 1 महीने के अंदर हम प्लॉट दे देंगे, ओरिजिनल फाइलें हमारे कर दें। ये 2020 में उन्होंने ली थी और उसको भी तकरीबन साल गुजर गया, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। और 6 महीने एक आदिल साहब उनके एडमिन अफसर थे, उन्होंने फाइल दबा के रखी है। तो हम जाते रहे हैं जी, फाइल नहीं मिल रही। तो सीडीए के मतलब तो आपको पता ही है कि वो अनवर मकसूद साहब ने एक शेर कहा है, तेरी ख्वाहिश है मेरे दुश्मन, ऐन जंगल में तुझे शाम पड़े, ले मेरी दुआ बद्दुआ भी लेता जा, तुझे सीडीए में काम पड़े। ठीक है खालिद मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं। हुकूमत से क्या मांगे? मदद मांगे, माँ मांगे, क्या मांगे? जो गटर लाइन के अंदर कोई कंबशन हुआ होगा गैस का, जो कि दुनिया भर में होता है। जिसका बच्चा गया या जिसकी औलाद गई है या जिसका भाई गया है, जिसके वो गए, उनको पता है। अली जैदी को क्या पता? ये इदारे हैं हमारे, जब इनको ये इल्म नहीं है कि अब तक क्या हुआ है तो गरीब आवाम अपना तफरी में नहीं होंगे, मुश्किल में नहीं होंगे, तो क्या करें? उठाने की कोशिश की तो उनकी डेथ हो चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा कि ये 10 मिनट पहले इनकी एक्सपायर हो चुके हैं।
नाज़रीन, साबित हो गया है कि गुज़िश्ता बरस कराची में 14 जिंदगियों की मौत महज इत्तफाक नहीं था, सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि संगीन गफलत थी। हुकूमती इदारे की बेहसी और नाअहली थी, हवा में जहर फैलता रहा, किसी ने तवज्जो नहीं की। मुजरिमाना बेपरवाही की वजह से जहरीली गैस लोगों की सांसों में घुलती रही, किसी ने सोचा तक नहीं, किसी ने गवारा तक नहीं किया, हत्ता कि 14 कीमती जानों की मौत पर भी जिम्मेदारी से इनकार किया जाता रहा। और आज ये बात साबित हो गई है कि किमाड़ी में जब लोगों की जिंदगियां जा रही थी तब कराची पोर्ट ट्रस्ट से इलाके में जहर फैल रहा था। आज सिंध हाई कोर्ट में किमाड़ी में गैस से शहरियों की अमवात से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें सिपा और प्लांट प्रोटेक्शन ने एक रिपोर्ट पेश की थी। सिपा ने सोयाबीन और कोयले से भरे जहाज से गैस के अखराज की तस्दीक की और बताया कि जहाज की अनलोडिंग के वक्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई थी, जिसकी वजह से KPT और मुत्तसिल इलाकों में आलूदा माहौल पाया गया। अदालत ने कहा पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, तफ्तीश ही ठीक नहीं हुई, जिस पर SSP किमाड़ी ने कहा महकमा माहौलियात की सिफारिशात की रोशनी में कार्रवाई करेंगे। जस्टिस अमजद सहतू ने कहा कि बज़ाहिर पुलिस की गफलत नजर आ रही है, 2 दिन बाद नमूने हासिल किए गए और मुतासरीन के बयानात पर भी तवज्जो नहीं दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि इतना बड़ा वाकया हो गया, माहौलियात का इदारा पता नहीं क्या कर रहा था। डायरेक्टर माहौलियात ने बताया कि सोयाबीन की मिकदार ज्यादा पाई गई थी, इस हवाले से रिपोर्ट दे दी है। अदालत ने रिपोर्ट की रोशनी में SSP को कार्रवाई का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अदालत में पेश की गई सिपा रिपोर्ट में बताया गया कि KPT से मुत्तसिल रेलवे कॉलोनी, क्लिफ्टन, सीव्यू और दीगर इलाकों से फजा के नमूने के लिए लिए गए, जबकि ऑयल टर्मिनल पर भी माहौल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र पाया गया। जहरीली आबो हवा की निशानदही करते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि मुतासरा इलाके में कार्बन मोनोऑक्साइड और इंतहाई जहरीली गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड और दीगर मुज़र सेहत ज़र्रात ज्यादा मिकदार में पाए गए हैं। ये रिपोर्ट तो अब आई है, हालांकि इस वक्त भी बताया गया था कि कराची पोर्ट ट्रस्ट पर बेएहतियाती की वजह से किमाड़ी में जहरीली गैस फैली थी। जामे कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज ने भी रिपोर्ट दी थी कि हलाक शुदगान के खून के नमूनों में सोयाबीन डस्ट के जर्रात मौजूद पाए गए थे। नताइज के मुताबिक किमाड़ी के रिहायशी सोयाबीन डस्ट से मुतासर हुए थे। तब वफाकी वजीर अली जैदी से लेकर KPT के चेयरमैन तक कोई भी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि KPT पर कोई गफलत हुई है। जहाजों की अनलोडिंग के दौरान जहरीली गैस खारिज हुई है। जैदी बजिद रहे कि किमाड़ी की अमवात का KPT और जहाजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं से कोई जहरीली गैस खारिज नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब अमवात बढ़ रही थी, सांस में दुश्वारी की वजह से सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंच रहे थे। अगर तब सूरत हाल पर संजीदगी से गौर किया जाता और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद मान लिया जाता कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है, तो शायद बर वक्त इकदाम करके कई कीमती जिंदगियां बचाई जा सकती थी, लोग अपने प्यारों को खोने से बच सकते थे। से क्या मांगे, मदद मांगे, माँ मांगे, क्या मांगे, जो भी बात होती थी हमें अपनी माँ होश में संभाल लेती थी। पूछो जिसका बच्चा गया या जिसकी औलाद गई है या जिसका भाई गया है, जिसके वो गए, उनको पता है। अली जैदी को क्या पता है? ये इदारे हैं हमारे, जब इनको ये इल्म नहीं है कि अब तक क्या हुआ है, तो गरीब आवाम अपना तफरी में नहीं होंगे, मुश्किल में नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? पेट में दर्द हो रहा है, गले में खारिश है, सांस लेने में होती है परेशानी। सर यहाँ पे अभी कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे ये ऐसी रौनक वाला किमाड़ी है कि यहाँ पे 24 घंटे इतनी आवाम होती है कि किसी का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अभी ऐसी सूरत हाल है कि कोई यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा, सब घरों के अंदर बैठे हुए। दिन में शुरू होता नहीं है, रात में ही शुरू होते हैं और रात में फिर सुबह होती है, फिर खत्म हो जाता है। ये तो किसी का मतलब सियासत है। अब मैं तो पीछे रहता हूँ पुलिस लाइन में, तो कल रात में ऐसा हो रहा था कि हमारे कमरे के अंदर सारी फोक जो है ना कमरे में, तो बड़ी तबीयत वाइफ की, बच्चे की मेरी, हम फिर घर से निकल के बाहर गए। अब सिपा की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि जहाजों से जहरीली गैस खारिज हो रही थी, KPT पर हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई थी। सिपा की ये रिपोर्ट वाज़ेह कर रही है कि न सिर्फ KPT के करीब रहने वाले शहरी बल्कि KPT पर काम करने वाला अमला भी इंतहाई संगीन खतरे की जद में था। हमने वफाकी वजीर अली जैदी साहब से राब्ता भी किया, वो प्रोग्राम में आकर बताएं कि इन्हें किसने यकीन दिलाया था कि कोई जहरीली गैस नहीं है। जैसे कि आपने सुना that there was nothing wrong at KPT, तो KPT पर कुछ गलत नहीं हो रहा था। तो अब ये क्या, हमने अली जैदी साहब से ये भी पूछा कि वो प्रोग्राम में आकर बताएं कि उन्होंने इस सारी गफलत और मुजरिमाना बेएहतियाती पर अपने महकमे में क्या कोई कार्रवाई की, लेकिन अली जैदी साहब प्रोग्राम में आने के लिए तैयार नहीं है।
बल्कि उनका कहना है कि वो अब भी अपनी बात पर डटे हुए हैं और उनका ये केपीटी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये रिपोर्ट क्या चैलेंज की जाएगी? क्या इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन लिया जाएगा या अली जैदी साहब वो सबूत पेश करेंगे जिससे साबित हो कि उनका मौक़िफ़ ठीक है? एक वक्फा लेते नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि पीटीआई का एक ऐसा इल्जाम कि जिसके तहत हमारे मुल्क में होने वाली एक ऐसी तहरीक जिसको अपोजिशन चला रही है उसको बैरूने मुल्क से कोई और मुल्क अपने मफाद के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ वो दो ममालिक फंड कर रहे हैं। कौन है कि पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहा है? पूछेंगे पीटीआई के इल्जाम लगाने वाले रहनुमा फरूख हबीब साहब से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस इन दिनों इलेक्शन कमीशन में भी है और खबरों में भी, लेकिन माजी पर नजर दौड़ाएं तो मुल्क की तमाम मरकजी जमातों पर फंडिंग के इल्जाम लग चुके हैं। किसी पर दूसरे ममालिक से फंडिंग का इल्जाम है, किसी पर दहशतगर्दों से फंडिंग का इल्जाम है, तो कोई मुल्क के मुक़द्दर इदारों से भी फंडिंग लेने का मुल्ज़िम ठहरा चुका है। अपोजिशन तहरीक इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाती है। इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ ज़राए से फंड्स लिए। रोज़नामा डॉन के मुताबिक पीटीआई मुलाजिमीन की एक फहरिस्त भी सामने आई है जिन्हें पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क से अतियात वसूल करने की इजाजत दी गई थी और यही इल्जाम तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन जमातों पर लगाया गया। तहरीक इंसाफ का कहना है कि अपोजिशन तहरीक को दो ममालिक से फंड्स आ रहे हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता। ये जो पीडीएम की तहरीक है ये भी तो बताए ना कि इसका पैसा किन दो बैरूनी मुल्कों से आ रहा है। फॉरेन फंडिंग तो इनको पता है कौन सी है, इनको पता है, मुझे भी पता है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात है मुल्कों से जो मुल्क पैसे इनको देते रहे। जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फरीक बनी तो तहरीक इंसाफ ने भी इन पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाया। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। जब फजलुर रहमान की सदारत में अपोजिशन का इत्तेहाद बनाया गया और मौलाना ने अपनी तकारीर में फॉरेन फंडिंग केस पर बात की तो तहरीक इंसाफ ने मौलाना की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। कहा गया कि मौलाना लीबिया और इराक से फंडिंग ले चुके हैं। तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून पर भी इल्जाम लगाती है कि इन्हें उसामा बिन लादेन माली मदद फराहम करते रहे। यही बात साबिक वफाकी वजीर और मारूफ सियासतदान आबिदा हुसैन भी कह चुकी हैं और अहम बात यह है कि यही इल्जाम बेनजीर भुट्टो भी लगाया करती थी। नवाज शरीफ की सियासत का तो आगाज ही और इनकी जुमात का आगाज ही उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेके हुआ। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी पर न सिर्फ फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाती है बल्कि ये दावा भी करती है कि पीपल्स पार्टी ने एनआरओ के लिए मार्क सेगल को $60 लाख की अदायगी की। दुनिया को पता है कि जरदारी ने अमेरिका में अपने एजेंट मार्क सेगल और मार्क सेगल यहूदी लॉबी का हिस्सा, मजबूत यहूदी लॉबी, मार्क सेगल को $60 लाख अता। नवाज शरीफ समेत दीगर सियासतदानों पर यह इल्जाम भी लगाया गया था कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो हुकूमत के खिलाफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाने के लिए फौज से पैसे लिए। खलाई मखलूक का अगर पता चलवाना है तो सिर्फ असगर खान केस खोल दें जो खुल गया है। आपको पता चल जाएगा कि खलाई मखलूक ने कैसे पैसे दिए मेरान बैंक से लेके, आपको सारा पता चल जाएगा मियां साहब को। असगर खान केस में तो एफआईए ने अदालत को लिख कर दे दिया था कि गवाहों के बयानात की रोशनी में मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा। तमाम फंडिंग के दीगर तमाम केसेस की तहकीकात अभी जारी हैं। अब तो अपोजिशन इत्तेहाद पर भी दो ममालिक से फंड्स लेने का इल्जाम लगा दिया गया है। बात करेंगे तहरीक इंसाफ फरूख हबीब साहब से और पूछेंगे कि वो उन ममालिक के नाम क्यों नहीं लेते। फरूख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो आपने लगाया है, तो किनसे पैसा आ रहा है, नाम तो ले उनके। देखें बात ये है अली हैदर साहब, ये तो कोई रोजे रोशन की तरह यहाँ चीजें, ये कुछ छुपी हुई चीजें थोड़ी हैं। आप कल देखें कि फजलुर रहमान साहब के हवाले से एक उनके अपने और रहनुमा पार्टी के एक नजीम खान जो उनकी स्टूडेंट विंग के साबका मरकजी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो आके ये बात बता रहे लीबिया इराक के हवाले से तो चीजें सामने आती नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब ने आज तक कोई तहरीक बगैर पैसे के चलाई नहीं है। फजलुर रहमान साहब ही इस टाइम पीडीएम के इमाम बने हुए हैं, उनके जो मामलात को आगे लेके चल रहे हैं कि ज़ियाउल हक के खिलाफ भी रूस वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान पैसे आते रहे फजलुर रहमान साहब को, लीबिया से इराक से भी ये पैसे लेते रहे हैं। नवाज शरीफ ने जो है वो आज तक कोई तहरीक नहीं चलाई फॉरेन फंडिंग लिए बगैर। उसामा बिन लादेन से पैसे लेके $10 मिलियन बेनजीर शहीद की हुकूमत गिराने के लिए काम उन्होंने किया। पिछले साल जो फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, मैं अब आ रहा हूँ उस जानिब आ रहा हूँ, जो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए, जो मुल्क को एक इन्होंने
इस हालात की तरफ लेके जाने की कोशिश किया, वो तमाम तर फाइनेंसिंग इनको बाहर से आ रही है। वो किस मुल्क के कहने पे किया फरूख हबीब साहब? देखें बात किस मुल्क के कहने पे किया सर? देखें वो तमाम चीजें भी उनको पता है कि किन ममालिक से ले रहे हैं, और जब मैंने उनको ये बात की, इनको पता है पीडीएम सर यहाँ गद्दारी हो रही है। सर एक मिनट बात बताएं सर, एक मिनट फारूक साहब, ये एक्ट गद्दारी का एक्ट नहीं है क्या? चले मैं आपके सामने एक और अंदाज से इसको रख देता हूं। देखें किन लोगों को आज इमरान खान की हुकूमत खटक रही है, किन लोगों को ये लग रहा है कि बैरूनी पूरी दुनिया के अंदर उनका जो इंतहा पसंद चेहरा है वो इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया है। वो कुव्वतें कौन सी हैं जो पाकिस्तान के रियासती इदारों को कमजोर करना चाहती हैं? फरूख साहब देखिए, मैं बताऊं, यू आर अ वेरी रिस्पांसिबल पॉलिटिशियन एंड वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू सर। देखें कि बात को इधर उधर बेसिकली घुमाया जा रहा है, आपको भी पता है कि बात कुछ और है। नहीं, सर क्या आपका ये स्टेटमेंट देखें नहीं सर, अब मेरे सर क्या अदालत में हम ये कह सकते हैं कि जज साहब ये बात रोजा रोशन की तरह आया है, आपको सबूत देने पड़ते हैं ना सर? जज को ये नहीं कहा जाता कि सर ये बात तो ढकी छुपी नहीं है। एक बंदा किसी मुल्क के कहने पे पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है तो उसको तो पकड़े, आप कार्रवाई करें उसके खिलाफ। आप ये देखें, एक सुन लें ना जरा, कार्रवाई भी उनके खिलाफ होगी। इलेक्शन कमीशन ने 24 फरवरी को उनको नोटिस भी जारी किया हुआ है, और ये तमाम तर चीजें फिर अब वहां जाएंगी, और वहां जाकर इनको अब लीबिया से लेके इराक से लेके और जितने बाकी ममालिक हैं उनका हिसाब देना पड़ेगा। ये इतनी आसान बात नहीं है कि मैं एक टीवी शो के ऊपर नाम लेकर लाखों ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो मुश्किल के ऊपर डाल दूं, मैं वो काम नहीं करूंगा। बात ये है कि ये इनको देखना पड़ेगा ना कि ये किसके एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के मुफाद में है या नहीं है। सर प्रॉब्लम इज फरूख साहब, देखें अगर जैसे कि आप कह रहे हैं किसी मुल्क ने उनको पैसे दिए, उन्होंने ले लिए, तो वो तो ना देखेंगे ना सोचेंगे, क्योंकि उससे तो उनकी नीयत जाहिर हो गई। अब आप है हुकूमत, आपको करनी है रिट कायम, एक बंदा बाहर से पैसे लेके मुल्क में फैला रहा है इंतशार, तो सर ये फौरी कार्रवाई इस बात की मतलब मुतालबा करती है कि फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या ये गद्दारी के जुमरे में नहीं आता? अली हैदर साहब, ये उन्हीं लोगों के ऊपर बात हो रही है जो लोग खुद इसके अंदर मुलव्वस हैं, जो हमें फॉरेन फंडिंग का ताना देते हैं। हम तो अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दे चुके हैं। I'm sorry फरूख साहब, वक्त खत्म हो गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।